गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, किसी किसी बच्चे के डाउट्स थे तो उन डाउट्स को सोल्व किया है मैंने। एक बार दोबारा समझेंगे। पहला डाउट ये था कि जो ग्लूकोज के अंदर डी आता है, ग्लूकोज के अंदर जो डी आता है उसका क्या मतलब होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज थे। तो सबसे पहले देखिए, जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है उसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक तो स्ट्रक्चर है ये और एक स्ट्रक्चर है ये। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इस OH की बात करी जाए तो ये OH राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और इस OH की बात करी जाए तो ये OH कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो इसलिए इस फॉर्म को बोला जाता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इस फॉर्म को बोला जाता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर OH, इफ OH इज प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड, अगर OH कहाँ पर प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड में, तो D, एंड OH इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड, देन L। दूसरी बात आती है, मैंने आपको समझाया था 11th में कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो 3D में दिखाते हैं। मीन्स ये सिर्फ एक समझने के लिए होती है, बोर्ड पर समझाने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल प्रेजेंट होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। 11th में ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखना, अब देखिए 3 डायमेंशनल प्रेजेंट है तो मैंने क्या CH और CH2OH को तो लिया इन द प्लेन। जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है अबव द प्लेन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH कहाँ प्रेजेंट है? बिलो द प्लेन। आगे देखिए, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है? CHO CH2OH की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन चेंज किसकी हुई है? OH की और H की। OH कहाँ प्रेजेंट हो गया? अबव द प्लेन, एंड हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट हो गया? बिलो द प्लेन। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो OH प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको समझ सकते हैं कि वो कहाँ प्रेजेंट है? बिलो द प्लेन। और इसमें जो OH प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? अबव द प्लेन। तो इन दोनों की रिलेटिव अरेंजमेंट को दिखाने के लिए, क्योंकि ये दोनों, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, बिकॉज फॉर्मूला इज द सेम बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट। In this structure, OH is present below the plane, and in this structure, OH is present above the plane. Only difference in the position, केवल किसका डिफरेंस है? पोजीशन का डिफरेंस है। दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम। तो इसलिए इस फॉर्म को नाम दिया गया D फॉर्म और इस फॉर्म को नाम दिया गया L फॉर्म। तो जो मेरा ग्लूकोज सिंथेसिस हुआ है, ग्लूकोज बना है, वो इस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया गया है। इसलिए ग्लूकोज के नाम के आगे क्या लगाया जाता है? डी लगाया जाता है। दूसरा डाउट था बच्चों का कि सर ये डी फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म का क्या मतलब होता है। कई जगह पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ था। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में पॉजिटिव लिखा हुआ था, और फ्रक्टोज की बात की जाए तो फ्रक्टोज में नेगेटिव लिखा होता है। तो इस डी को समझते हैं। देखिए, मैंने हाइपोथेटिकल को एक मॉलिक्यूल माना X, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या कराया? इसके ऊपर फॉल करी। जब इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आकर फॉल हुई तो इस मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर्टी थी, जैसे ये लाइट क्या है? इसकी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, बिल्कुल सीधी इसके पास आ रही है। जैसे इस मॉलिक्यूल से आकर लाइट क्या स्ट्राइक हुई, इसने लाइट को कहाँ रोटेट कर दिया? राइट हैंड साइड डायरेक्शन। ये हम इसको कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस घड़ी में सुई चलती है उसके अपोजिट इस लाइट को उसने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो इस मॉलिक्यूल को जो किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट कर दे? राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर दे, उस मॉलिक्यूल को एक नाम दिया जाता है उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और इस डेक्स्ट्रोरोटेटरी को पूरा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं? इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल डी और पॉजिटिव साइन। तो अगर आपको कहीं स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन मिले, उसका मतलब होगा कि वो मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर्टी है, जब भी लाइट आकर स्ट्राइक होगी उस लाइट को कहाँ रोटेट कर देगा? वो राइट हैंड डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरी चीज़ आती है कि कई बच्चे सोचते हैं कि स्मॉल डी और कैपिटल डी में रिलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन
स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी में कोई रिलेशन नहीं है। दीज टू रिप्रेजेंटेशन हैव डिफरेंट मीनिंग। इस डी का मतलब क्या है कि लाइट को रोटेट करना, और इस डी का मतलब क्या था, आपने ऊपर देखा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में वो प्रेजेंट है एट द राइट हैंड डायरेक्शन। तो इस स्मॉल डी और इस कैपिटल डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों का मीन क्या होगा, डिफरेंट होगा। दूसरी बात आती है समझने की यहाँ पर कि नेगेटिव का मतलब और एल का मतलब क्या। पिछले में आपने क्या देखा अभी, पॉजिटिव का मतलब एंड स्मॉल डी का मीन। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ कैप स्मॉल एल एंड माइनस साइन। देखिए, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल माना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मानी। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस मॉलिक्यूल के ऊपर आकर स्ट्राइक हुई तो इस मॉलिक्यूल ने लाइट को क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेशन कर दिया। तो क्या बोला, रोटेशन ऑफ लाइट इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन और क्लॉकवाइज। अगर इसको ध्यान से देखें तो जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल मूव करती है उस डायरेक्शन में क्या हुआ, लाइट का मूवमेंट हुआ। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, लीवो रोटेटरी। मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है लीवो रोटेटरी, एंड लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीवो रोटेटरी इज स्मॉल एल और नेगेटिव साइन, स्मॉल एल और नेगेटिव साइन। तो समझे आप, अगर राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट होगा इधर रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड ऐसे रोटेट होगी लाइट तो उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का साइन स्मॉल डी और पॉजिटिव, लीवो रोटेटरी का साइन स्मॉल एल और नेगेटिव। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्मेशन देखनी है। अभी मैंने बात की आपसे कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड हम इसमें यूज करेंगे उसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, डी फॉर्म। दूसरे एक बच्चे का डाउट था कि जब हम ग्लूकोज को सिंथेसिस करेंगे इस प्रोसेस को, यानी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड से ग्लूकोज जाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पर हम देखें तो एक कार्बन एटम ये है, दूसरा कार्बन एटम ये है, एंड तीसरा कार्बन एटम ये है। तो मिनिमम 3 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि मिनिमम 3 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। 2 कार्बन होंगे तो पहली बात तो पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा नहीं। मिनिमम कितने प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन एटम मिनिमम प्रेजेंट होंगे, उसके बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर सकते हैं। सेकंड थिंग आती है, क्या 3 होने के बाद 3 ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल कितना कार्बन है, 6। इस मॉलिक्यूल में बात करी जाए तो कितना कार्बन है, 6। हम 6 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, हम 7 भी बना सकते हैं, हम 8 भी बना सकते हैं, लेकिन जिससे बनाएंगे उसमें 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम आप कितने भी बना सकते हो। हमारा टॉपिक ग्लूकोज है इसलिए हम 6 पर फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल 3 लेने के बाद 3 कार्बन और ऐड कर सकते हैं, हम 3 से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चे का और डाउट था कि सर जो ये 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यही क्यों अटैक करता है पहले कार्बन पर। तो देखिए, जब भी अटैक होगा तो हम 2 पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या चेक करते हैं कि जब अटैक होगा तो अटैक कहाँ पर होगा, हमेशा कार्बोनाइल कार्बन पर। कार्बोनाइल कार्बन का मतलब होता है जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा वहीं पर ही OH कहाँ क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे इसकी बात करी जाए तो ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज में जहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है उस कार्बन को बोला जाता है कार्बोनाइल कार्बन। क्या कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है उस कार्बन को बोला जाता है कार्बोनाइल कार्बन। तो अटैक हमेशा किस कार्बन पर होता है, कार्बोनाइल कार्बन पर। दूसरी बात आती है सर यहीं अटैक क्यों होता है, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और किसी कार्बन के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस पर अटैक और बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या हैं, सिग्मा। तो इसलिए इस पर अटैक होता है क्योंकि एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई। तो इसलिए इस कार्बन पर अटैक होकर क्या बनती है, एक रिंग बनती है।
तो कार्बोनाइल कार्बन होता है जहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। द कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होता है वो एल्डिहाइड में मिलता है। देखिए C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड एंड COH एंड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है? कीटोन में। इसलिए ग्लूकोज के पहले कार्बन पर अटैक होता है। और अगर फ्रक्टोज की बात की जाए तो फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पर अटैक होता है, क्योंकि ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज में प्रेजेंट होता है कीटोनिक ग्रुप। इसलिए ग्लूकोज में अटैक होगा फर्स्ट कार्बन पर और फ्रक्टोज में अटैक होगा सेकेंड कार्बन पर। यह ध्यान रखना, हमेशा कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होता है। दूसरी बात आती है कि जब रिंग बनने की फॉर्मेशन होती है, रिंग की फॉर्मेशन होगी तो या तो 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है या 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। तो यहाँ पर कितने मेंबर बनेंगे? 6 मेंबर बनेंगे रिंग के, इसलिए ये अटैक यहाँ पर पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है, मैंने ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर बना लिए, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो आपको पता अगर OH प्रेजेंट होगा राइट हैंड साइड में तो उस फॉर्म को बोला जाएगा अल्फा, एंड इफ OH इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड देन फॉर्म इज नोन एज बीटा फॉर्म। अब देखिए, एक बच्चे का डाउट था, वो बड़ा कंफ्यूज है। उसमें क्या है कि अगर रिंग की बात करी जाए, रिंग तो रिंग में है 6 मेंबर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये एक रिंग है, 1 2 3 4 5 और 5 के बाद 6। उसका डाउट ये भी था, सर ये बॉन्ड ऐसे कैसे बना हुआ है? बेटे ये एक रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए, कि जब ओपन से साइक्लिक समझाते हैं तो उसको समझाने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्चुअल प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होता है ऐसे। जो एक्चुअल प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे प्रेजेंट होता है? ऐसे। अब देखो इसमें बात करी जाए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ध्यान से देखना, अगर रिंग के मेंबर की बात हुई तो रिंग में कितने मेंबर हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर कार्बन की बात होगी, जब हमें कार्बन काउंट करने होंगे तब हम ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिंग के मेंबर की बात होगी तो हम ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6। और अगर हमें कार्बन काउंटिंग की बात होगी तब हम ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आई थी यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालॉजी। स्ट्रक्चर एनालॉजी का मतलब होता है कि उसका जैसा स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। जैसे ये पायरेन है, हम पायरेन को ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये पायरेन है, ये भी पायरेन है और ये भी पायरेन है। तो क्या ये दिखने में, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, क्या ये दिखने में ग्लूकोज के जैसा नहीं दिखता? क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिखने में क्या ग्लूकोज के जैसा नहीं दिखता? अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें, मीन्स एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो इसी को ही नाम दिया जाता है बेटा स्ट्रक्चर एनालॉजी। मीन्स उसके स्ट्रक्चर से रिजेंबल करे, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ना हो, केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या करे? रिजेंबल करे, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एनालॉजी। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर की बात थी। तो रिड्यूसिंग नेचर मैंने कहा था रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन। मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। और जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे उनको क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग नेचर एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर केवल एक रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन किसके साथ होती है? टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? AgNH3 होल ट्वाइस एंड 1 पॉजिटिव। और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जब टोलेंस रिएजेंट को किसी शुगर में डाल दिया और ये रिड्यूस हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। फेलिंग सॉल्यूशन को किसी में डाल दिया और वो रिड्यूस हो गया तो उसको भी क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। ये जस्ट एक रिएक्शन है, इसको आप किसी और चीज़ से कोरिलेट नहीं करें। बस इन दो पार्टिकुलर रिएजेंट को अगर कोई रिड्यूस कर देता है
तो उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। और कोई रिड्यूस नहीं कर पाता तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज में हमने यहाँ पर बीटा फॉर्म ली है। बीटा फॉर्म बनाने का तरीका बताया था, 5 मेंबर के रिंग बनाएंगे और 5 मेंबर के रिंग बनाने के बाद यहाँ से शुरुआत करेंगे OH H H OH CH2 OH एंड H। अगर बीटा फॉर्म आपको बनानी है तो बीटा फॉर्म बनाने के लिए जो OH है वो कहाँ लेंगे, ऊपर, एंड CH2OH आप कहाँ लेंगे, नीचे। इसको बोलते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज जब फ्रक्टोज से बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने के लिए C1 ऑफ ग्लूकोज इज मेक बॉन्ड विद C2 ऑफ फ्रक्टोज। सुक्रोज में ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है। तो मैंने क्या करा, ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ कर ले। अब अल्फा फॉर्म बनाने का तरीका बताया था आपको, HOH OH H HOH CH2OH एंड H। अगर अल्फा बनानी है तो OH आप कहाँ लोगे, नीचे। फ्रक्टोज की मैंने बीटा फॉर्म लेनी है मुझे, क्यों, क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर में क्या बीटा डी फ्रक्टोज, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, बीटा डी फ्रक्टोज ले लिया। तो बीटा डी फ्रक्टोज लिया तो OH कहाँ पर प्रेजेंट है, अब देखिए इसका पहला कार्बन ये और इसका दूसरा कार्बन ये, क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने की कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर C1 ग्लूकोज का तो पहला कार्बन लेना है, आ गया, एंड फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन यूज करना है, सेकंड कार्बन यूज करना है, तो सेकंड कार्बन ये। क्या इनके बीच में कोई बॉन्ड बन सकता है, नहीं। बॉन्ड कब बनेगा, जब फर्स्ट पोजीशन ऐसे आ जाए, यहाँ पर दूसरी पोजीशन, दोनों कहाँ जाएं, बिल्कुल एक दूसरे पोजीशन को क्या करें, फेस करें। अगर फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन एक दूसरे को फेस करेगी तब उनके बीच में बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पोजीशन का है काफ़ी दूर है। तो हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को, ये जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज को क्या करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज ऐसे प्रेजेंट है तो इसको 180 पर ऐसे रोटेट कर देते हैं। क्या ये फ्रक्टोज ऐसे प्रेजेंट है, इसको क्या करा, 180 पर ऐसे रोटेट कर दिया। तो जब आप 180 पर फ्रक्टोज को रोटेट करोगे तो रोटेट करने के बाद बीटा डी फ्रक्टोज ये बनेगा, और जो सेकंड पोजीशन है वो क्या करेगी, फेस करेगी फर्स्ट पोजीशन ऑफ ग्लूकोज। सेकंड पोजीशन विल फेस फर्स्ट पोजीशन ऑफ ग्लूकोज। और जब आप किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद पोजीशन चेंजेस, पोजीशन चेंज, पोजीशन क्या हो जाती है, बदल जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि जो सेकंड पोजीशन थी उसमें OH कहाँ था, ऊपर, और CH2OH कहाँ था, नीचे। तो ये मॉलिक्यूल कैसा आया, 180 डिग्री रोटेशन के बाद, ये मॉलिक्यूल कैसा आया, 180 डिग्री रोटेशन के बाद। तो क्या हुआ, जो OH ऊपर था वो कहाँ चला गया, नीचे। CH2OH कहाँ था, नीचे, वो कहाँ चला गया, ऊपर। देखिए तीसरे कार्बन पर OH कहाँ प्रेजेंट था, ऊपर, और H कहाँ प्रेजेंट था, नीचे। तीसरे कार्बन पर H कहाँ चला गया, देखिए ऊपर, और OH कहाँ चला गया, नीचे। यानी हर कार्बन, इस पर भी हर कार्बन एटम पर पोजीशन क्या हो गई, चेंज। अब ये पोजीशन एक दूसरे के बिल्कुल सामने है तो ईजिली यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है। इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएंगे एज -H2O करके, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कई बच्चों को यहाँ पर डाउट था कि सर बीटा डी फ्रक्टोज ये होता है, लेकिन जब सुक्रोज बनाया तो बीटा डी फ्रक्टोज हमने ये ले लिया, OH को कहाँ ले लिया, नीचे। बेटे ये दोनों है बीटा फॉर्म ही, बस ये क्या है, 180 डिग्री पर इनका क्या कर दिया है, रोटेशन। और रोटेशन करने के बाद जो भी पोजीशन होती है, मीन्स ऊपर वाली पोजीशन नीचे आ जाती है और नीचे वाली पोजीशन कहाँ चली जाती है, ऊपर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, OH नीचे है, H यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में क्या बन चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है, जिस बॉन्ड को आप क्या नाम दोगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। थैंक यू वेरी मच।